अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई थी ताकि इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, जो कैरी आउट होता है, वो फ्री एंड फेयर हो। और ये हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 के अंडर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करती है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इसका मतलब है जो इलेक्शन कमीशन है वो हेड करती है, उसके अंडर सब कुछ होता है, वो चेक करती है कि कुछ गलत ना हो, एक तरीके से हो, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाए और एक रोल ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करा जाए। ठीक है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर स्टेट का। इलेक्शन कमीशन ऑन द होल एक पर्टिकुलर छोटी स्टेट को नहीं देखती, लोकल इलेक्शंस नहीं हैंडल करती वो। लोकल इलेक्शंस एक स्टेट इलेक्शन कमीशन हैंडल करती है। ठीक है, लोकल इलेक्शंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। टिल 1989 इलेक्शन कमीशन एक सिंगल बॉडी थी, सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब सिर्फ एक ही जना था उस बॉडी में। लेकिन एग्जैक्टली 1989 में जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे उससे पहले उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया था, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करके। लेकिन फिर उन्हें हटा दिया और वो सिंगल बॉडी हो गई थी। ठीक है, 1993 में फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करा था। 1989 में सिंगल बॉडी थी, इलेक्शन से पहले किसी एक और को अपॉइंट किया तो उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। 1993 में फिर से 2 मेंबर्स को अपॉइंट करा क्योंकि इलेक्शंस के बाद उन्हें हटा दिया था पहले। तो सिंगल बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी, डबल मेंबर बॉडी, दैट इज मल्टी मेंबर बोल सकते हैं हम। अगेन सिंगल मेंबर बॉडी, देन अगेन 1993 में 2 कमिश्नर्स, आई रिपीट 2 कमिश्नर्स को अपॉइंट करा था। और उसके बाद से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, अब हमारे इलेक्शन कमिश्नर में एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं एंड ये सारे इक्वल पावर होल्ड करते हैं, किसी के पास ज़्यादा कम पावर नहीं होती, दे ऑल होल्ड इक्वल पावर्स। ये हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आ प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन ऑफिसर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, और ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ होता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसाइड अकेले कौन हमारा इलेक्शन ऑफिसर बनेगा या इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। दिस इज ऑल डन विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन इसके अंडर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी आती है कि हमारा जो मोटो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी का, वो शायद कहीं ना कहीं खो सकता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी अपने फेवर के लिए एक पार्शियल कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है, अ पार्शियल कमिश्नर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। नाउ टर्म की बात करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ऑफिसर्स का जो टर्म होता है वो 6 इयर्स का होता है वैसे, लेकिन अगर वो 65 इयर्स ऑफ एज पहले अटेन कर लें तो वो हटा दिए जाते हैं उनकी पोजीशन से, रिटायरमेंट जिसे बोलते हैं। तो एनीथिंग विच इज बिफोर, विच इज पहले जो हो जाता है, या उनका 6 इयर्स का टर्म कंप्लीट हो जाए या वो 65 इयर्स ऑफ एज अटेन कर लें, जो भी पहले होता है उसके बाद फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, जो CEC होता है, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो रिमूव किया जा सकता है। अगेन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे हुआ था, लेकिन जब रिमूवल की बात आती है तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों मिलकर एक वोटिंग प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं जिसके अंडर स्पेशल मेजॉरिटी, हम ये बाद में पढ़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी की वजह से हम CEC को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हटा सकते हैं। हम एज इन प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट
can remove the chief election officer only if carried out by special majority in both the houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आवर इलेक्शन कमीशन. हमारे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या हैं? वो एक हमारी वोटर्स लिस्ट को अपडेट करती है. हर साल, हर 2 साल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग 17 ईयर्स से 18 ईयर्स की एज अटेन करते हैं, दैट इज वो अडल्ट कैटेगरी में आ जाते हैं. तो वो लिस्ट उन्हें अपडेट करनी पड़ती है, दैट इज 18 ईयर्स मतलब न्यू वोटर्स इन द लिस्ट. सो उन्हें वो लिस्ट अपडेट करनी होती है, दैट इज द वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ये हमारे फ्री एंड एरर फ्री लिस्ट हो हमारे इलेक्शंस की, वोटर्स की, इलेक्शंस की नहीं वोटर्स की, ये इंश्योर करता है. अ लिस्ट फ्री ऑफ एरर्स इज इंश्योर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. अब ये इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करती है कि इलेक्शंस कब, कहाँ और कैसे होने चाहिए. वो स्केड्यूल करता है हमारे इलेक्शंस को, उनकी टाइमिंग्स को. वो इंश्योर करता है कि इलेक्शंस एक फ्री एंड फेयर मैनर में हो, कोई पार्शियलिटी, कोई झूठ, कोई ऐसा कुछ ना हो, चीटिंग ना हो. इलेक्शन कमीशन के पास पूरी अथॉरिटी है, वो किसी भी इलेक्शन को पोस्टपोन और चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है विद अ वैलिड रीजन, वैलिड सिचुएशन. ये इम्प्लीमेंट करता है एक मॉडल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, और देखता है कि जब कोई कंटेस्ट जिसने इलेक्शंस किया हो, कोई कैंडिडेट जब अपनी स्पीच दे रहा है, वो कुछ गलत यूज ना करे, वो कुछ ऐसा यूज ना करे जिससे शो हो कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करता है. ठीक है. Implements a model code of conduct and sees that no hatred speech is used and no favoring also. No favoring. ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को और इलेक्शन सिस्टम्स को एक रिकॉग्निशन देता है कि हाँ ये एक पार्टी का सिंबल है, ये एक पार्टी है. वरना जो चाहे वो अपने लिए एक पार्टी बना लेगा. हाँ आज मैंने ये पार्टी फॉर्म कर ली, मेरे को वोटिंग के लिए, मेरे को इलेक्शंस के लिए खड़े होना है. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये जब तक आपको इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्निशन नहीं मिलती है तब तक यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस. Election Commission is supposed to act in an unbiased and fair manner. Unbiased and fair manner. हमारी इलेक्शन कमीशन के अंडर अभी तक 14 लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं और इनमें से कुछ पोस्टपोन हुए हैं, कुछ कैंसिल भी हुए होंगे. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है राजीव गांधी की असैसिनेशन. जब राजीव गांधी को मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था, तब जो इलेक्शंस होने थे उनको हमारी इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था. वैसे ही 2002 में गुजरात असेंबली डिसॉल्व हुई थी. गुजरात असेंबली डिसॉल्व हुई थी, इसका मतलब री इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन री इलेक्शंस को उस समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि स्टेट में बहुत ज़्यादा वायलेंस था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था. अगेन वो माहौल, वो सिचुएशन, वो एम्बियंस वाज नॉट प्रॉपर कि हम इलेक्शंस एक फ्री तरीके से, फेयर मैनर से कंडक्ट कर सकें. ठीक है. फिर से एक बार पढ़ते हैं. हमारी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन वो एक बॉडी होती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 324 आर्टिकल नंबर के अंडर बनाई गई है. ठीक है. ये इसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ध्यान में रखना. इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया. एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर स्टेट में. दो इलेक्शन कमीशन ओवरऑल किसी लोकल इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वेयर एज स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट लुक्स आफ्टर लोकल इलेक्शंस. 1899 तक हमारी इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जो एग्जैक्टली 1988 के इलेक्शन से पहले डबल मेंबर बॉडी बना दी गई, मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई.
अगेन जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए उसे वापस सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया था, लेकिन 1993 के इलेक्शंस के टाइम पे उसे फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया था 2 कमिश्नर्स अपॉइंट करके, और तब से आज तक हमारी इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और हमारे 2 कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स और एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ये 3 जने हमारी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं और ये तीनों इक्वल पावर असर्ट करते हैं, इक्वल पावर है इनके पास। इसके बाद आता है कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है। इन्हें हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प के साथ, उनकी एडवाइस के साथ हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करे जाते हैं। इनका टर्म होता है 6 years या 65 years ऑफ एज। 6 years का टर्म या 65 years ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए उस टाइम पे वो हट जाते हैं अपने टर्म से, उनका टर्म कंप्लीट हो जाता है वहाँ। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? ये अगेन एक प्रोसेस है जो सिर्फ अगेन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कैरी आउट होता है। हमारे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन बोथ द हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ओके, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपडेटिंग द वोटर्स लिस्ट एंड एडिंग दोज पीपल इनटू द लिस्ट जिनने उन्हें 18 years ऑफ एज अटेन कर ली है, जो अब अडल्ट हैं। इंश्योर करता है कि जो हमारी वोटर्स लिस्ट है उसमें कोई एरर्स ना हो, कोई फॉल्ट्स ना हो, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम है। डिटरमाइन करता है हमारे इलेक्शन के टाइमिंग्स एंड इलेक्शन का स्केड्यूल। इसी तरीके से वो ये भी देखता है कि जो इलेक्शंस का प्रोसेस हो रहा है वो फ्री एंड फेयर है या नहीं। वो पावर रखते हैं कि वो पोस्टपोन या कैंसिल कर दें कोई भी इलेक्शन, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, वो उसे पोस्टपोन या कैंसिल करने की पूरी अथॉरिटी रखते हैं। वो इम्प्लीमेंट करते हैं एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके अंडर वो ये देखते हैं कि कोई हेट्रेड स्पीच या फेवरेटिज्म ना फॉलो करा गया हो। वो रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स को। वो एक अनबायस्ड और फेयर मैनर में ऑपरेट करना चाहिए। हमारा इलेक्शन कमीशन शुड ऑपरेट इन एन अनबायस्ड एंड फेयर मैनर। इसके अंडर 14 लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, जिसमें एक बार राजीव गांधी की असैसिनेशन के टाइम पे जो इलेक्शंस हुए थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था, लुकिंग एट द कंडीशंस एंड रियलाइजिंग कि वो हमारे इलेक्शंस के लिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस के लिए अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है। वैसे ही फिर से हुआ था 2002 में, गुजरात असेंबली डिसॉल्व हुई थी और स्टेट में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था। तो उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि इस माहौल में, इस सिचुएशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगेन हमारे इलेक्शंस 2002 में पोस्टपोन कर दिए गए थे।